मैं 3 सबसे महत्वपूर्ण ट्रेस मिनरल्स की बात करना चाहता हूं, जिनसे एलोपीसिया या गंजापन दूर हो सकता है। एलोपीसिया एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसके कारण आपके सिर के बालों के पैच निकलने लगते हैं। कुछ दूसरी ऑटोइम्यून बीमारियां भी हैं, जैसे कि हाशिमोटो और ल्यूपस, जिनके कारण गंजापन हो सकता है। ट्रेस मिनरल्स की कमी के चलते आपके बाल क्यों झड़ने लगते हैं? ट्रेस मिनरल्स ऐसे मिनरल होते हैं जिनकी हमें बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि इनकी कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इनका हमारे शरीर पर प्रभाव कम पड़ता है। ये ट्रेस मिनरल्स कई चीजों के लिए जरूरी होते हैं। जहां तक बालों की बात है, ये ऑटोइम्यून बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी होते हैं। ये उन बीमारियों का उपचार भी करते हैं और ये बालों के प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। जब प्रोटीन की बात आती है, लोग मांसपेशियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन शरीर में कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें लोग प्रोटीन मानते नहीं हैं। उदाहरण के लिए एंजाइम्स, और मैं खाना पचाने वाले एंजाइम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपकी जैव रासायनिक क्रियाओं में संलिप्त रहते हैं, जो हार्मोन्स बनाने में मदद करते हैं, जो शरीर का काम करने में मदद करते हैं। थायराइड से संबंधित कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो शरीर का टिश्यू बनाते हैं। थायराइड हार्मोन की बात करें तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो T4 नामक निष्क्रिय थायराइड हार्मोन को इसके सक्रिय रूप T3 में बदलते हैं। आपके इम्यून सिस्टम में कुछ प्रोटीन्स भी शामिल रहते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जो आपको सेल्फ अटैक या खुद के टिश्यूओं के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण रोकने में मदद करते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं, उनमें से 3 ट्रेस मिनरल्स बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको अपनी डाइट से जरूर प्राप्त करना चाहिए और समझना चाहिए कि किन चीजों से इनकी कमी हो सकती है। सबसे पहले आयोडीन की बात करते हैं। आप जानते होंगे कि एंजाइम्स के जरिए आयोडीन थायराइड हार्मोन्स का निर्माण करता है। अगर आप में आयोडीन की कमी होगी तो आप थायराइड हार्मोन नहीं बना पाएंगे, और जब हम थायराइड ऑटोइम्यून समस्या की बात करते हैं, कुछ आंकड़े बताते हैं कि बहुत ज्यादा आयोडीन के कारण आपको ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है। बहुत सारे आंकड़े बताते हैं कि ये बात सच नहीं है। आमतौर पर आयोडीन की कमी के कारण वास्तव में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किसी औसत इंसान में आयोडीन की कमी इसलिए होती है क्योंकि खाने से इसे हासिल करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारी मिट्टी में मौजूद नहीं होता। इसलिए अगर आप समुद्र से प्राप्त होने वाले भोजन नहीं खाएंगे तो आप में आयोडीन की कमी बनी रहेगी। इसकी कमी दूर करने के लिए आपको सी कैल्प या सी वीड लेना चाहिए। दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग इन्हें खाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। हम अपना आयोडीन समुद्री नमक से ही प्राप्त करते हैं। शरीर की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए भी हमें पर्याप्त आयोडीन नहीं मिल पाता। आयोडीन की कमी होने पर इंसान का एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि आयोडीन एस्ट्रोजन कम करने में मदद करता है, और जब किसी में पर्याप्त आयोडीन नहीं होता और एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण ओवरीज में सिस्ट हो जाता है। फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट की समस्या हो सकती है। थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स पैदा होने लगते हैं। आयोडीन की अनोखी बात यह भी है कि आप में इसकी कमी आपकी डाइट के बजाय दूसरी चीजों से भी हो सकती है जो आयोडीन के अवशोषण से जुड़ी होती हैं, जैसे कि फ्लोराइड। अगर आप दांतों को सफेद करने वाली थेरेपी ले रहे हैं या आप फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, तो क्लोरीन भी आयोडीन के साथ मिलकर समस्या पैदा करता है। 3 बड़ी चीजें आयोडीन के साथ समस्या पैदा कर सकती हैं: फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइन। ये कई तरह के आटों में मौजूद होता है, जैसे कि ब्रेड, पास्ता, सीरियल, क्रैकर, बिस्कुट और ऐसी ही अन्य चीजें जिन्हें आप नहीं खा रहे होंगे क्योंकि आप मेरा चैनल देखते आ रहे हैं। लेकिन फ्लोराइड का एक दूसरा स्रोत भी है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। यहाँ तक कि जितनी भी दवाइयाँ हैं, उनमें से 20% में फ्लोराइड मिला होता है, जिनमें प्रोजेक्ट, स्टैटिन ड्रग्स, अन्य एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स और कुछ सूजन रोधी दवाओं में भी फ्लोराइड मिला होता है, जो आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। जहां तक आयोडीन की मात्रा की बात है, आप रोजाना इसकी 200 माइक्रोग्राम मात्रा ले सकते हैं। बढ़ते बच्चे के लिए आयोडीन बेहद जरूरी है। अगर किसी बच्चे या शिशु में इसकी कमी है तो उनमें कई तरह की दिमागी समस्याएं विकसित हो सकती हैं, लेकिन अगर आप आयोडीन की कमी दूर करना चाहते हैं तो आप सी कैल्प, सी फूड, समुद्री नमक का सेवन कर सकते हैं। अब जिंक की बात करते हैं। आपके इम्यून सिस्टम के लिए जिंक बहुत जरूरी है।
ऑटोइम्यून बीमारियों में लोगों को जिंक की कमी हो जाती है। जिंक की कमी के कारण इम्यून सिस्टम नियंत्रण से बाहर हो जाता है, लेकिन जिंक के सबसे अच्छे स्रोतों में अंडा, मीट और मछली शामिल हैं। पौधों या सब्जियों से आपको जिंक नहीं मिलेगा। ये जिंक के अच्छे स्रोत नहीं हैं। बहुत ज्यादा सीरियल खाने से आप में जिंक की कमी हो सकती है। सीरियल में किसी दूसरे अनाज की तरह फाइटेट्स होते हैं और ये फाइटेट्स मिनरल्स को ब्लॉक करते हैं, खासकर जिंक को। जिंक आपके इम्यून सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिनरलों में से एक है और इसके बिना आपको आसानी से इन्फेक्शन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें सूजन भी शामिल है। जिंक कुछ एंजाइम्स के काम में सीधे तौर पर योगदान देता है, जो प्रोटीन होते हैं और आपके बालों का निर्माण करते हैं। जहां तक जिंक की मात्रा की बात है, जिसे आप सप्लीमेंट के तौर पर ले सकते हैं, मैं आपको 50 मिलीग्राम लेने की सलाह दूंगा। लेकिन यदि आप रेड बीफ लिवर, ऑयस्टर या सी फूड खा रहे हैं, तो संभव है कि आपको पर्याप्त जिंक मिल रहा है। लेकिन अगर आप मरकरी के संपर्क में आते हैं, तो उससे जिंक की आवश्यकता बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं या आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा जिंक की जरूरत पड़ेगी। अगला मिनरल है सेलेनियम। सेलेनियम 35 विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स में अपना योगदान देता है। और मैं उन प्रोटीन एंजाइम्स की बात कर रहा हूं जो शरीर में अधिकांश काम करते हैं। यदि आप में सेलेनियम की कमी है, तो आपके बाल सफेद हो सकते हैं, सिर के बाल झड़ने लगते हैं। सेलेनियम की कमी के कारण आपको हाशिमोटो बीमारी भी हो सकती है। सेलेनियम की कमी के कारण आपको एलोपीसिया हो सकता है और बहुत ज्यादा सेलेनियम के कारण भी आपको एलोपीसिया हो सकता है। इसलिए ये एक ऐसा ट्रेस मिनरल जिसकी हमें एकदम सटीक मात्रा में जरूरत होती है। आपको इसकी ज्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा लेना अच्छा नहीं रहेगा। मरकरी सेलेनियम के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। कई गर्भवती महिलाओं में सेलेनियम के साथ साथ जिंक और आयोडीन की भी कमी हो जाती है। ये एक कारण है कि गर्भवती महिलाओं में ट्रेस मिनरल्स कमी हो जाती है। इसलिए उनके लिए ये ट्रेस मिनरल्स बेहद जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसे जीन्स भी हैं जो सेलेनियम सोखने में आपकी मदद करते हैं और शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन के कारण सेलेनियम प्राप्त करने में मुश्किल आ सकती है। इस स्थिति में अगर आप इसकी न्यूनतम मात्रा प्राप्त कर रहे हैं, तो आप में इसकी कमी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसका पता करने के लिए आप एक जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। डीएनए के विषय पर मैं बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा। कई लोगों को विटामिन्स और मिनरल्स के साथ जेनेटिक समस्याएं रहती हैं और ये विटामिन B12, फोलेट, विटामिन डी और विटामिन सी से जुड़ा हुआ है। सेलेनियम की अगली अनोखी बात यह है कि ये विटामिन ई का स्तर नियंत्रित करता है। ये विटामिन ई की कमी को रोकने में मदद करता है क्योंकि सेलेनियम ग्लूटाथायोन का प्रीकर्सर है, जो कि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। किसी इंसान को रोजाना 50 से 200 माइक्रोग्राम सेलेनियम की जरूरत पड़ती है। ये बहुत थोड़ी सी मात्रा है। इसकी जरूरत पूरी करने के लिए एक ब्राजील नट ही काफी है। आपको रोजाना एक ब्राजील नट खाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा खाने से ये जहरीला असर पैदा करता है। कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो बालों पर असर डालते हैं। मैं जल्दी से सूची पढ़ देता हूं। आयरन, विटामिन B12 आपकी ऑक्सीजन का स्तर, रक्त का स्तर, लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर बढ़ाने में मदद करते हैं और सिर पर भी ऑक्सीजन और रक्त पहुंच पाता है। ऑक्सीजन और रक्त के बिना सिर में बालों की जड़ें मरने लगती हैं। पीरियड्स के कारण महिलाओं में आयरन की कमी होने लगती है और अगर आपको ये समस्या है, मैं उसे ठीक करने के लिए नीचे एक लिंक डाल दूंगा। जहां तक B12 की बात है, वेजिटेरियन डाइट या जेनेटिक समस्या उसका कारण हो सकता है। उस जेनेटिक समस्या को मिथाइलेशन कहते हैं। उसकी अधिक जानकारी के लिए मैं नीचे एक लिंक डाल दूंगा। विटामिन डी किसी भी ऑटोइम्यून बीमारी के लिए अच्छा है क्योंकि ये सूजन कम करता है। वैसे तो विटामिन डी की कमी के कारण एलोपीसिया होता नहीं है। इसके कारण शरीर के बाल झड़ सकते हैं, जो एलोपीसिया के जैसा ही है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इससे सिर के बाल झड़ ही जाएंगे। लेकिन यदि आपको कोई ऑटोइम्यून बीमारी है, तो आपको रोजाना लगभग 20,000 IU विटामिन डी लेना चाहिए। चलिए अब बायोटिन की बात करते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा मात्रा में बायोटिन लेते हैं। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, खासकर बालों और नाखूनों के लिए। बायोटिन की कमी के कारण आपके बाल रूखे और छल्लेदार हो सकते हैं। आपके बाल झड़ सकते हैं
आपको सामान्य हेयर लॉस का सामना करना पड़ सकता है। पेट की समस्या के कारण आप में बायोटिन की कमी हो सकती है, क्योंकि आपकी आंतों के माइक्रोब उसे बनाते हैं। हो सकता है कि आपने एंटीबायोटिक लिया हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कच्चे अंडे खा रहे हैं। वैसे अंडे के पीले हिस्से में सबसे ज्यादा बायोटिन होता है, लेकिन अगर आप कच्चा अंडा खाते हैं तो उसके कारण एक कंपाउंड आपके बायोटिन को लॉक कर सकता है और उससे आप में इसकी कमी हो सकती है। गर्भावस्था के कारण बायोटिन की जरूरत बढ़ जाती है, या आपको एक प्रोटीन के साथ कोई जेनेटिक समस्या हो सकती है जो बायोटिन को सोखने में मदद करता है। उसकी समस्या के चलते आपको बायोटिन की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। अब आखिर में फोलेट की बात करते हैं। फोलेट की कमी बेहद आम समस्या है। भले ही फोलेट हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिल जाता है, कई लोगों को एक जीन के साथ समस्या रहती है जिसे MTHFR कहते हैं, जिसके कारण लोग फोलिक एसिड नहीं बल्कि फोलेट खाने लगते हैं ताकि कुछ प्रोटीन्स का निर्माण किया जा सके, जिसमें बालों का प्रोटीन भी शामिल है। मैंने यहाँ बालों के झड़ने की एक समस्या के बारे में बात की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है जो दूसरे कारणों की जानकारी देता है, तो आप उसे यहाँ देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो शेयर जरूर करें।